आरबीएस डिग्री कॉलेज मेजा खास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम छात्रों जो है सॉइल साइंस के फर्स्ट सेमेस्टर में जो है नया टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर कंपोनेंट्स प्रॉपर्टीज एंड इट्स ऑफ इन्फ्लुएंस ऑन सॉइल प्रॉपर्टीज। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर जो हमारा मृदा में कार्बनिक पदार्थ की जो पदार्थ होते हैं उसके विषय में आज हम आपको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है छात्रों, चलते हैं आपको नए टॉपिक के विषय में हम आपको अध्ययन कराते हैं। ये टॉपिक जो है जब किसी भी मृदा में जंतु व वनस्पत पदार्थों के जो अवशेष मृदा में मिलाए जाते हैं या मृदा में स्वयं होते हैं उसे मृदा कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारा ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक कार्बनिक पदार्थ होता है वो हमारे मृदा में जब कभी जंतु और वनस्पति के जो अवशेष होते हैं वो हमारे मृदा में जब मिल जाते हैं जो है तो उसमें जो है एक सड़ने की प्रक्रिया या विच्छेदन की प्रक्रिया होती है, जिसमें जब वो विच्छेदित हो जाते हैं तो कार्बनिक पदार्थ जो है का उसका निर्माण होता है। ठीक है, जो कि बिना सॉइल के या बिना मृदा के संभव नहीं होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तथा कार्बनिक पदार्थ युक्त में ह्यूमस जो कि कार्बनिक पदार्थों के विच्छेदन तथा विश्लेषण प्रतिक्रियाओं से होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर कार्बनिक पदार्थ का अगर निर्माण हो रहा है तो वो एक ह्यूमस का रूप धारण करते हैं, जिसमें आपके कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन और संश्लेषण के द्वारा प्रतिक्रिया करके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। पौधों की जड़ें तथा अन्य भाग आते हैं। इसके साथ साथ सूक्ष्म जीव, कीड़े मकोड़े, अन्य जंतुओं के मृत शरीर तथा मृदा में मिलाए जाने वाले खाद भी कार्बनिक पदार्थ शब्द में आते हैं और यह खनिज मृदा तथा पीट मृदाओं में इसकी मात्रा 20 से 90% तक पाया जाता है। हमारा कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर कार्बनिक पदार्थ या कार्बनिक मटेरियल अगर तैयार हो रहा है तो उसमें पौधों की जड़ें, जो हमारे मिट्टी के अंदर जो वनस्पतियाँ जो भी चीज़ें होती हैं वो हमारे जो सूक्ष्म कीड़े मकोड़े होते हैं और जंतुओं के जो मृत अवशेष होते हैं वो विच्छेदित होके जो है कार्बनिक पदार्थ में का निर्माण करते हैं, जो कि हमारे खनिज जो कार्बनिक के अंदर जो खनिज पदार्थ होते हैं वो 20 से 90% तक होती हैं। जो कि हमारी जो पीट मृदाएं होती हैं ये ज़्यादातर केरल और तमिलनाडु के राज्यों में सबसे ज़्यादा इसका निर्माण होता है। इसमें ह्यूमस की मात्रा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि इस पीट मृदा में सड़े गड़े वनस्पतियों के विच्छेदन या सड़ने के द्वारा जो है इस पीट मृदा का निर्माण होता है। ठीक है छात्रों, आगे चलते हैं। सोर्सेस ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर, मृदा कार्बनिक पदार्थ के स्रोत मृदा कार्बनिक पदार्थ प्राप्त होने के 2 प्रमुख स्रोत हैं। ठीक है छात्रों, मतलब कहने का अर्थ ये है कि मृदा कार्बनिक पदार्थ के जो निर्माण की एक प्रक्रिया होती है उसके जो स्रोत होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, पादप स्रोत, जंतु स्रोत जो है। ठीक है, हम पहले जो है पहला पॉइंट जो है आपका पादप स्रोत, हम पादप स्रोत के विषय में रिसोर्सेज के विषय में हम आपको बतलाएंगे। जो हमारा पादप स्रोत है इस समूह में निम्न स्रोत मुख्य हैं। जो हमारा पहला स्रोत है वो पेड़ पौधे एवं फसलों के अवशेष। मतलब जो हमारा जो पहला सोर्सेज बनता है कार्बनिक मृदा के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है उसका जो पहला स्रोत होता है वो पेड़ पौधे एवं फसलों के अवशेष होते हैं, जिसके द्वारा हम उसके मृदा के अंदर
कई प्रतिक्रियाएं होने के बाद जो है कार्बनिक पदार्थ की मात्रा का निर्माण होके वो एक परसेंटलाइज में वो ज़मीन के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जो कि हम बता रहे हैं आपको, प्राकृतिक दशाओं में पेड़, घास, झाड़ियाँ और दूसरे स्थानीय पौधों से मृदा में काफ़ी मात्रा में कार्बनिक पदार्थ मिलता रहता है। जिन खेतों में फसलें उगाई जाती हैं उसमें फसलों को कटने के बाद उसकी जड़ें, तनों के कुछ निचले भाग भी मृदा में रह जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो मिट्टी के अंदर जो है अपने कुछ अवशेष छोड़ जाते हैं, जो कुछ समय के बाद उसमें जो है विच्छेदन की प्रक्रिया स्टार्ट होती है। और जब हम किसी खेत में फसल को उगाते हैं या उसको काटते हैं तो उसके जड़ें जो मृदा के अंदर रहते हैं, तना जो उसके अंदर रहते हैं, वो सड़ने के बाद वो निचले स्तर में जाके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, जो आगे पॉइंट है हमारा वो हरी खाद की फसलें। ये भी एक ऐसी फसल है छात्रों जो है जो एक हरी खाद कार्बनिक पदार्थ को बनाने में या कार्बनिक चीज़ों को निर्माण करने में बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान करते हैं जो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि खाद के लिए तैयार की गई फसलों जैसे सनई, ढैंचा, उसके बाद अन्य सभी मृदा में कार्बनिक पदार्थ के स्रोत हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जैसा सनई हो गया, ढैंचा हो गया, मूंग हो गया, उड़द हो गया, इन सब के जो अवशेष आपके खेत में जब अवशेष रह जाते हैं तो ये जो है एक विच्छेदन या सड़ने की प्रक्रिया के उपरांत ये जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो इसके मुख्य स्रोत हैं जो है। ठीक है छात्रों, आगे जो आपका है गोबर की खाद एवं कंपोस्ट। कूड़े करकट की खाद तथा गोबर की खाद से भी मृदा में कार्बनिक पदार्थ का मुख्य स्रोत है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर किसी भी प्लॉट या खेत में अगर आप कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करना चाहते हैं या उसके स्रोत को बढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ पे गोबर की खाद, कंपोस्ट हो गया, कूड़ा करकट हो गया, उसके बाद उसमें जो है क्या कहते हैं प्लॉट में आप डाल के जो है उसे एक तरीके से मिट्टी में मिला के जो है जहाँ पे कई रासायनिक सूक्ष्म जीव जो पाए जाते हैं वो क्रिया करके जो है वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ की मात्रा या उसके परसेंटेज को बढ़ाता है। ठीक है, आगे जो है बिछाली, जिसे आप लीटर बोलते हैं, ये पशुओं के बिछावन इत्यादि से होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जब कभी आप क्या कहते हैं गांव के क्षेत्रों में जो है कोई किसान जो है अपने खेत में जो है पशुओं को बांधता है, फिर उसके जो अवशेष बाहर आते हैं गोबर और या भेड़ों के जो अवशेष आते हैं उसके द्वारा जो है उस खेत में जो बिछावन किया जाता है वो कुछ समय के बाद वो रासायनिक अपक्रिया या प्रतिक्रिया करके जो है वहाँ पे कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करने का मुख्य स्रोत वो भी होते हैं छात्रों। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा सेकंड जो जंतु स्रोत है, जो सेकंड पॉइंट है कार्बनिक पदार्थ निर्माण करने का, वो हमारा ये है कि जंतु प्रायः मृदा कार्बनिक पदार्थ के द्वितीयक स्रोत हैं। कीड़े मकोड़े तथा जंतु जो मृदा में रहते हैं मरने के बाद उनके अवशेष मृदा में मिल जाते हैं। शुष्क हड्डियों का चूरा आदि भी मृदा कार्बनिक पदार्थ के स्रोत में आते हैं। मतलब कहने का अर्थ यह है छात्रों कि अगर जंतु स्रोत में जो हमारा कार्बनिक पदार्थ का अगर निर्माण हो रहा है तो वहाँ पे कुछ ऐसे भी माइक्रो सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो मिट्टी के अंदर सड़कर या विच्छेदन होके वहाँ पे जो है क्या कहते हैं कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। जैसा कि हड्डियों के चूरों का भी जब मिट्टी में आप शुष्क मृदा में अगर आप मिलाते हैं जो है, जब उसमें रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें भी कार्बनिक पदार्थ निर्माण करने का मुख्य स्रोत बनता है। ठीक है छात्रों, आगे डिकम्पोजन
डिकम्पोजन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, डिकम्पोजन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मृदा कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन, मतलब जो हमारी मृदा के अंदर जो सड़े गले अवशेष या कूड़े करकट या वनस्पतियाँ जो भी चीज़ें अंदर पाई जाती हैं वो एक विच्छेदन की डिकम्पोजिंग जो है प्रक्रिया के अंतर्गत जो है आके कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ का विच्छेदन वह क्रिया है जिसमें पौधे एवं जंतुओं के अवशेष कार्बनिक पदार्थ सरल कार्बनिक तत्वों या यौगिकों के विभिन्न जीवों का सक्रियता से परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर मृदा के अंदर अगर जो भी हमारी क्या कहते हैं कार्बनिक जंतुओं या कई चीज़ों का जो अवशेष उसके अंदर पाया जाता है तो वहाँ पे जो है विच्छेदन की जो प्रक्रिया हमारी है वो सरल और सक्रियता से हो पाती है। ठीक है, जो कि आगे चल के कार्बनिक पदार्थ का मिट्टी में प्रतिशत या परसेंटेज को बढ़ाता रहता है और पौधे उसे उपयोग में लाते रहते हैं जो है। ठीक है, आगे कार्बनिक पदार्थ के विच्छेदन की गति, जब मृदा तथा जंतुओं के अवशेष मृदा में उपर्युक्त नमी तथा वायु की दशा में मिलाए जाते हैं या संपर्क में आते हैं तो वे विभिन्न प्रकार के मृदा जीव जैसे कीड़े मकोड़े, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, एंटिनोमाइसीज द्वारा क्रिया करके विच्छेदित किए जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि इस प्रक्रिया में जब कार्बनिक पदार्थ का जो है एक मृदा के अंदर जब वो विच्छेदित करते हैं तो हमारे जो कीड़े मकोड़े हैं और प्रोटोजोआ हैं, बैक्टीरिया हैं, फंजाई हैं, एंटोमाइसीज हैं, ये जो है क्रिया करके जो है कार्बनिक पदार्थ का निर्माण करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो हमारा पहला पॉइंट इस जंतु स्रोत में आता है जो है वो है पादप पदार्थों की प्रकृति। ठीक है, द नेचर ऑफ प्लांट मटेरियल, पौधों के संगठन तथा वायु का प्रभाव विच्छेदन की गति पर पड़ता है। कवक सरस ऊतकों वाले पौधों का विच्छेदन शीघ्र होता है तथा परिपक्व पौधों का विच्छेदन आसानी से नहीं होता है। जैसे सेलुलोज लिग्निन की मात्रा बढ़ती जाती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों जो है कि अगर पौधों में अगर किसी भी वायु का प्रभाव जब उसमें प्रवेश करता है तो विच्छेदन की गति जो है सरल ऊतकों और क्या कहते हैं कवकों के द्वारा पौधों में विच्छेदन होता रहता है। फिर जब वो परिपक्व अवस्था में होते हैं जो है तो वहाँ पे क्या कहते हैं जो विच्छेदन की प्रक्रिया होती है वो धीमी गति ले लेती है, तो वहाँ पे जो है सेलुलोज लिग्निन की मात्रा बढ़ती जाती है जो है। ठीक है छात्रों, जहाँ पे कार्बनिक पदार्थ धीरे धीरे कम बनना स्टार्ट होते हैं। आगे जो पॉइंट हमारा है कार्बन नाइट्रोजन अनुपात। ठीक है छात्रों, जिसे हम C/N बोल लेते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन की मात्रा कम या कार्बन नाइट्रोजन अनुपात विस्तृत होने पर विच्छेदन की गति भी कम हो जाती है तथा CN अनुपात संकुचित तथा नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने पर विच्छेदन अधिक होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि जहाँ पे क्या कहते हैं नाइट्रोजन की मात्रा अगर कम होगी तो वहाँ पे क्या कहते हैं विच्छेदन की प्रक्रिया कम होगी और जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होगी वहाँ पे विच्छेदन की प्रक्रिया सबसे अधिक होगा और कार्बनिक पदार्थ अधिक मात्रा में मृदा के अंदर उपलब्ध पाए जाएंगे जो है। ठीक है, आगे जो हमारा है ताप, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं, विच्छेदन प्रक्रिया 5C पर भी होता है लेकिन ताप बढ़ने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। विच्छेदन के लिए उपयुक्त ताप 30 अंश सेल्सियस से 40 अंश सेल्सियस तक होता है। 40 अंश सेल्सियस से अधिक ताप रहने पर बैक्टीरिया, फंजाई तथा एक्टिनोमाइसीज द्वारा ही विच्छेदन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जहाँ पे टेम्परेचर हमारा अगर विच्छेदन की प्रक्रिया में ज़्यादा है जो है तो वहाँ पे क्या कहते हैं ताप जो है हमारा क्या कहते हैं 30 से 40% तक होता है।
और जब 40% से ज़्यादा अगर वहाँ का टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पे जो क्रिया एक कार्बनिक पदार्थ को हमारे बनाने में वो सक्रिय होते हैं बैक्टीरिया और फंजाई, जो कि विच्छेदन की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा सहयोग करते हैं। ठीक है छात्रों, आगे जो है ऑक्सीजन प्राग्रय। ठीक है, मृदा जीवों सूक्ष्म जीवों की सक्रियता मृदा में 0.2 ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर निर्भर होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर कार्बनिक पदार्थ का अगर निर्माण अगर किया जा रहा है या वहाँ पे विच्छेदन की प्रक्रिया चल रही है या सड़ने की प्रक्रिया चल रही है तो वहाँ पे 0.2 ऑक्सीजन की मात्रा के ऊपर सारा जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो पूरी तरीके से निर्भर होते हैं। ठीक है, आगे जो पॉइंट हमारा है नमी, मॉइस्चर। शुष्क मृदा में पानी लाने से विच्छेदन की दर बढ़ जाती है तथा मृदा के लिए उपयुक्त नमी 60 से 80% मृदा जल धारण क्षमता होती है। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों कि अगर शुष्क मृदा में पानी मिलाने से विच्छेदन की प्रक्रिया अगर बढ़ जाती है तो वहाँ पे मृदा में जल धारण क्षमता जो है 60 से 80% बढ़ जाता है जो है। ठीक है, आगे जो है पीएच। मृदा जीवों सूक्ष्म जीवों की वृद्धि एक उपयुक्त पीएच परिसर में होते हैं। अधिकांश जीव पीएच 7 पर सक्रिय रहते हैं। मतलब जो हमारे मृदा का पीएच है वो जो है अगर 7% पर है जो है तो वहाँ पे हमारे जो जीव और सूक्ष्म जीव हैं वो बहुत ही सक्रिय अवस्था में होकर विच्छेदन की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आगे करते हैं। ठीक है, आगे जो पॉइंट हमारा है पादप पदार्थों के प्रदाय। मृदा में उर्वरक द्वारा पोषक तत्व मिलाने पर विच्छेदन की गति बढ़ जाती है। मृदा कार्बनिक पदार्थ में अनेक पदार्थों का समावेश होता है जिनमें से कुछ तो शीघ्र ही मृदा में प्रायः जीवों सूक्ष्म जीवों द्वारा विच्छेदन हो जाते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये है छात्रों, जब पादप पदार्थ में जब आप कोई फसल अगर ले रहे हैं तो उस फसल में जब पादप में आप रासायनिक पदार्थों का समावेश करते हैं तो वहाँ पे विच्छेदन की प्रक्रिया बढ़ जाती है और वो जो है वहाँ पे जो उसका कार्बनिक पदार्थ की मात्रा है वो काफ़ी गति पकड़ लेता है जो है, और वो अपने प्रक्रिया के द्वारा वो अपने कार्यों को आगे मृदा के अंदर बढ़ाता रहता है और पादप को जो है वो सारे जो तत्व होते हैं वो उपलब्ध कराते रहते हैं जिनकी सक्रियता हमेशा बढ़ती जाती है जो है। ठीक है, आगे जैसा कि इसमें जो है एक एग्जाम्पल भी बताया गया है, जो जैसे स्टार्च हो गया, शर्करा हो गया, सरल प्रोटीन हो गए, फ्रूट प्रोटीन हो गए, हेमीसेलुलोज हो गया, सेलुलोज हो गया, लिग्निन, मोम आदि। ये जो है ये हमारे मृदा में पादप वृद्धि में बहुत ही अच्छा सहयोग करते हैं और उस प्रक्रिया को सक्रिय बना के क्या कहते हैं पौधों को निरंतर प्रदान करते रहते हैं। ठीक है छात्रों, ये जो टॉपिक आपका है यहीं पे समाप्त होता है। सभी छात्रों को धन्यवाद। हम नया टॉपिक लेके हम अगली क्लास में उपस्थित होंगे। ठीक है छात्रों, नमस्कार, चलते हैं।